नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हम लोग देखो विजन की मैगजीन कवर कर रहे थे मई मंथ की, मई 2021 की। तो अभी तक देखो इसमें हमने देखो पॉलिटी के लगभग सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आपके पॉलिटी के तीनों टॉपिक कवर हो गए हैं और आईआर का जो टॉपिक था अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, इसके भी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, राइट। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो देखो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज देखो हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे। इकोनॉमी में हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं इस मंथ आपका मई मंथ की मैगजीन में। तो देखो स्टेट फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई के जो सरप्लस ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी जो उसको पढ़ेंगे। अब देखो ये जो आपका बेरोजगारी वाला टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका लैंड बैंक वाला टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे। फिर देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, कोविड-19 का टीका और बौद्धिक संपदा अधित्याग यानी कि जो आईपी वेवर की बात है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल कर आ रहा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका देखो उर्वरक सब्सिडी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका दलहन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये दलहन उर्वरक सब्सिडी, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट था। और साथ ही इसमें देखो इसमें भारत में बेरोजगारी। तो ये चार टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब जो आपके करंट के न्यूज़ है ये भी हम लोग देखेंगे आराम से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी सरण में हम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा नीचे आपके, बेल आइकन, और फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको वो मिलता रहेगा समय समय पर, राइट। तो चलो देखते हैं अपना इकोनॉमी का टॉपिक किधर गया, अभी आ रहा है नीचे, ये हाँ यहाँ पे। तो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे है स्टेट फाइनेंस से संबंधित, राइट, राज्य वित्त के संबंध में बात करेंगे। अब देखो ये क्यों न्यूज भी था, क्योंकि अभी देखो जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया 2020-21 के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है राज्यों का, उसके देखो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इसमें देखो क्या किया गया है कि जो इस एक स्कीम है आपका, क्या स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी इस स्कीम के तहत क्या किया गया है कि जो राज्य है, राइट, उनको देखो 15,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि दी जा रही है, जिसपे देखो ब्याज नहीं लेगा, ब्याज मुक्त ये ऋण दिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को। कि कितना दिया जाएगा, 15,000 करोड़ तक का। ये देखो अतिरिक्त धनराशि अलग से दिया जा रहा है। और कितने वर्षों तक के लिए दिया जा सकता है, 50 वर्षों के लिए, जो कि इन पे जो कि ब्याज नहीं लगेगा। आप इसको लीजिए, अपने स्टेट का प्रोग्रेस कीजिए, काम कीजिए इस पर, जो कि 50 वर्षों तक आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। बस जो आपको ऋण दिया है आपको वही ऋण वापस करना है। तो इस तरह की बात यहाँ पे आ रही है, राइट। अब देखो इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ क्यों नहीं होगा सर, बिल्कुल लाभ होगा। देखो जो इससे निर्धन और अकुशल लोग हैं उनके लिए देखो रोजगार सृजन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह के जब फाइनेंस मतलब जब वित्तीय सहायता मिल रही है उसका जब इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, निवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ काम होगा, तो उसमें देखो रोजगार चाहिए ही होगा, रोजगार सृजित होगा। और साथ ही देखो इसका जो अर्थव्यवस्था है और समाज है ना, उस पर देखो इसका अत्यधिक गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसे देखो इसमें देखो आर्थिक समृद्धि जो देखो इससे उच्च दर बनी रहेगी, यानी जो स्टेट की जो आर्थिक समृद्धि है उसमें भी वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। तो ये हमने मोटा मोटा समझा कि इससे क्या लाभ होने वाला है। अब देखो थोड़ा सा फैक्ट की बात करते हैं कि जो राज्य होते हैं उनके रेवेन्यू का सोर्स क्या है, यानी जो राज्य होता है उनका रेवेन्यू, उनको राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे अच्छा ये आपका डायग्राम बनाया गया है, इसके थ्रू समझाया जा रहा है कि देखो ये तो 3 तरह से प्राप्त होते हैं। पहला एक तो जो टैक्स कलेक्ट करती है राज्य सरकारें, वहाँ से प्राप्त होती है। दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट की पीएसयू वगैरह है तो उससे जो डिविडेंड हो रहा है, उससे जो प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो उससे जो लाभांश हो रहा है, डिविडेंड और प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, तो वहाँ से भी इनको सोर्स वगैरह प्राप्त होता है। थर्ड देखो इनको कहाँ से रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार, वो जो ग्रांट यानी अनुदान देती है राज्यों को, जैसे डिजास्टर रिलीफ के लिए ग्रांट फॉर लोकल बॉडी यानी पंचायतों के लिए जो ग्रांट देती है, और रेवेन्यू डेफिसिट यानी जो राजस्व घाटा हुआ था उसकी पूर्ति करने के लिए जो भी ग्रांट वगैरह केंद्र सरकार देती है, वहाँ से भी इनको राजस्व प्राप्त होता है। तो ये हमने देख लिया कि इनको राजस्व कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखो जो टैक्स की बात की थी इसको भी दो पार्ट में कर दिया कि जो राज्य सरकारें की अपनी टैक्स है, और जो देखो टैक्स जो कि जैसे वित्त आयोग जो बांटता है ना कि 40% जो कि राज्यों को टैक्स देना चाहिए, जितना भी टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है उसका 40% राज्यों में बांट देना चाहिए, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वहाँ से देखो एक तरह से इस तरह से टैक्स भी गवर्नमेंट को प्राप्त होती है राज्यों को, और साथ ही जो राज्य स्वयं अपने टैक्स रेवेन्यू जो कि प्राप्त करते हैं उनसे। जैसे देखो इनकम पे जो टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, और कम्युनिटी सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसके, तो जैसे जीएसटी इसमें है, राइट।
इस वाले पार्ट में जीएसटी आ जाएगा। जीएसटी के थ्रू भी देखो राज्यों को भी जो कि टैक्स वगैरह मिलता रहता है, उनका शेयर रहता है। तो इस तरह से देखो राज्यों के रेवेन्यू का हमने सोर्स देख लिया कि किस तरह से राज्यों को राजस्व की प्राप्ति होती है। अब देखो इस राज्य में जो फाइनेंस है, वित्त है, इसका महत्व क्या है। देखो इसका पहला महत्व आता है रोजगार। ऑब्वियस सी बात है, जब राज्य के पास पैसे होगा तभी तो राज्य जो कि उसको निवेश करेगा, कहीं निवेश करेगा तो उससे क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा, राइट। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है यहाँ पे समष्टि आर्थिक स्थिरता भी इससे, देखो वित्त का महत्व इसलिए हो रहा है कि इससे देखो जो राज्य की पूरी जो आर्थिक स्थिरता है वो बनी रहेगी, मतलब आर्थिक जो बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर राज्य के पास पैसा होगा तो वो निजी क्षेत्रों को पैसा देंगी, वो जब निजी क्षेत्रों को कम ब्याज पे जो कि पैसा वगैरह देंगी तो निजी क्षेत्र क्या करेंगे, वो जो कि उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगे, जैसे देखो नए कारखाने स्थापित करेंगे, उसमें निवेश करेंगे, और जो इससे क्या होगा, जो नए श्रमिक होंगे उनको रोजगार वगैरह मिलेगा। तो एक तरह से पूरे अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी का संदेश है। साथ ही देखो राज्य के लिए वित्त का महत्व में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, ऋण संबंधी संधारणीयता। यानी कहने का मतलब है जो आपका राज्यों में एक ऋण का प्रवाह का दर है ना, वो स्थिर बना रहे, वो उसमें जो भी कोई कमी ना है। अगर देखो ऋण प्रवाह बना रहेगा सही तरीके से, तो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो होती रहेगी, ठीक है। निजी क्षेत्र जो कि इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो उत्पादन को बढ़ाते रहेंगे, इससे देखो जो राज्य की आर्थिक स्थिति वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो लेकिन बोला जा रहा है कि अभी देखो जो कोविड-19 था, वैश्विक महामारी था, इसके दौरान देखो क्या हुआ, जितने भी ऋण थे ना वो राज्य जो कि जुटाने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि देखो कोविड-19 की वजह से सबका काम रुक गया, तो सब लोग जो कि टैक्स भरना छोड़ दिए, टैक्स नहीं भर पा रहे थे, राइट। और साथ ही देखो बहुत से लोग जो कि काम वाम पे नहीं जा रहे थे, तो सबका जो कि इनकम वगैरह रुक गया था। तो इससे क्या हुआ, जो राज्य के पास जो राजस्व आता था कंटिन्यू, वो जो कि रुक गया, राजस्व जो कि रेवेन्यू प्राप्त करने में जो कि राज्य असक्षम हो गया। अब इससे देखो क्या हो रहा है कि एक तो राज्य सरकार ने देखो कर्ज लिया था, राइट, कर्ज लिया था तो उनको ब्याज भी भरना है कुछ समय में, जैसे 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, जो ब्याज होगा। अब देखो वो जो अपनी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रही है, तो इस कर्ज को नहीं भर पा रही है। जब कर्ज को नहीं भर पा रही है तो उसका ब्याज जो कि कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो बोला जा रहा है कि जब इसका ब्याज जो कि अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो इससे में तो ऐसे में देखो क्या होगा, राज्य के ऊपर देखो एक दुष्चक्र चलने लगता है। कि किस चीज़ का, एक तो ब्याज भी बढ़ रहा है, जब ब्याज बढ़ेगा तो ऑब्वियस भी कार्य जो राज्य है उस पर देखो ऋण भी बढ़ जाएगा, राइट। देखो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो, जैसे यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि कोविड-19 के समय में राजस्व जुटाने में जो कि राज्य जो कि अक्षम था, राज्य जो कि सक्षम नहीं थी, अक्षम थी। अब देखो अब इससे क्या होगा, एक तो देखो राज्य के ऊपर अगर कर्ज है तो उसका कुछ ब्याज भी राज्य को देना है, और राज्य को ब्याज देना है। अगर मान लो राज्य वो उस ब्याज का या फिर कर्ज की अदायगी नहीं करेगा, तो ये जो ब्याज है वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। जब ये ब्याज बढ़ता जाएगा यानी कि ये कर्ज जो कि और भी बड़ा हो जाएगा। मान लो पहले 2 रुपये का कर्ज था, 2 रुपये कर्ज था, इस पर 1 रुपये ब्याज बढ़ गया, 3 रुपये हो गया, यानी अब ये कर्ज 2 के बजाय कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। अगर राज्य के पास अगर राजस्व जुटा लेती, जो राज्य सरकार थी, अगर उनके पास राजस्व रेवेन्यू आ जाता तो वो इस कर्ज को भर लेते, लेकिन रेवेन्यू आ ही नहीं रहा तो इस कर्ज को नहीं भर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्ज अगर लगातार बढ़ते जा रहा है तो राज्य देखो जो कल्याण के लिए जो कि कल्याणकारी काम था, जैसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य करना, तो इन सब का जो कि सृजन नहीं कर पाएगी। इससे देखो राज्य के ऊपर जो कि कर्ज का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए बोला है कि ऋण संबंधी जो संधारणीयता है उसको भी बनाए रखने के लिए जो कि राज्य को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब देखो इसके संबंध में कुछ मुद्दे हैं कि राज्य का जो वित्त से संबंधित कुछ मुद्दे हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है राज्य को, जो कि वित्त वगैरह मतलब जो फाइनेंस उनको राजस्व की जरूरत होती है वो नहीं जुटा पाती, या वो उसमें देखो बैलेंस नहीं देखने को मिलता, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। तो इसके कुछ कारण है यहाँ पे देखो बताया जा रहा है। जैसे देखो कर संग्रह में गिरावट, यानी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें देखो गिरावट देखने को मिली। जैसे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जीएसटी के आधार पर बताया जा रहा है कि जो आपका जीएसटी है इसमें देखोगे 15 से 25% तक की गिरावट देखी गई है 2020-21 में, लास्ट ईयर के तुलना में। मतलब 2018-19 की तुलना में देखोगे तो 2020-21 में लगभग 15 से 25% तक की टैक्स कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली, यानी टैक्स में कमी हो रही है। इस वजह से देखो राज्य के पास जो कि राजस्व की कमी हो रही है। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को कम करना। जैसे कैसे, देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, अब क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे सेस लगा दे रही है, मतलब टैक्स नहीं लगा रही है, उसको अलग से टैक्स नहीं लगा रही है, बल्कि उस पर सेस लगा दे रही है, जैसे सेस और सरचार्ज लगा दे रही है। अब इससे देखो केंद्र सरकार को क्या फ़ायदा होता है, तो ये देखो जो सेस और सरचार्ज से जो इनकम होती है ना, उसको देखो केंद्र सरकार को शेयर नहीं करना पड़ता है, वो पूरा पूरा केंद्र सरकार का हिस्सेदारी होता है, राइट। तो इससे देखो जो राज्यों को शेयर मिलता था टैक्स में वो कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो आपका ग्राफ बनाया गया, इससे काफ़ी अच्छा से बताया जा रहा है। देखो जैसे यहाँ देखो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2018 के बीच में जो आपका सेस और सरचार्ज से जो टैक्स कलेक्ट होता था पूरा टोटल टैक्स का, उसमें देखो 12 से 13%, मतलब 12 से लेकर 14% तक की हिस्सेदारी होती थी आपका। एक सेकंड, यहाँ 12 टू ये देखो 12 से 14% तक की हिस्सेदारी होती थी आपका 2000, ऐसे मान लो 2013 से लेकर 2018 के बीच में
टोटल टैक्स का कितना हिस्सेदारी होता था, 12 से 14%। लेकिन 2019 से 2021 के बीच में देखो तो ये जो आपका जो टैक्स कलेक्ट होता था शेष 87, ये बढ़ गया अचानक से 19.9%, 20%, मतलब इसका हिस्सेदारी 20% होगा। अब इससे क्या हुआ, जो ये बढ़ा हुआ टैक्स रेवेन्यू है इसमें से देखो सारा पैसा जो कि केंद्र सरकार रखेगी, इसको देखो राज्य को देना नहीं पड़ता। इससे क्या बोला जा रहा है कि जो राज्यों का शेयर होता था टैक्स में वो जो कि घट रहा है। इस वजह से देखो राज्यों के लिए वित्त का जो कि संकट देखने को मिल रहा है। फिर साथ ही देखो ऋण पर बढ़ती निर्भरता। अब देखो कुछ राज्य जो कि ऋण पर काफ़ी ज़्यादा जो कि डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और ऋण अपने हर काम जो कि ऋण लेके कर रहे हैं। औसतन बताया जाए कि राज्य जितना व्यय करते हैं उसका 20% जो कि ऋण लेकर उसमें व्यय करते हैं। मतलब मान लो कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है तो उसमें 20 करोड़ रुपये अक्सर जो कि राज्य जो कि औसतन देखोगे तो कर्ज लेकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। लेकिन बताया जाए कि कुछ राज्य है जो कि बहुत ज़्यादा कर्ज देते हैं, जैसे पंजाब में देखो 45% तक का कर्ज लिया जाता है किसी प्रोजेक्ट का, हरियाणा में 30% तक का, पश्चिम बंगाल में भी 30% तक का टैक्स जो कि लिया जा रहा है। तो इससे देखो जब बहुत ज़्यादा जो कि सॉरी मैं कह रहा हूँ टैक्स यानी कर्ज, यहाँ पे कर्ज होगा, यानी कि पंजाब देखो 45% तक का कर्ज ले रहा है, हरियाणा 30% तक का कर्ज ले रहा है, पश्चिम बंगाल देखो 30% तक का कर्ज ले रहा है। जब देखो राज्य इतना ज़्यादा कर्ज लेंगे तो उस पर उनको ब्याज भी अदायगी करनी होगी। इससे देखो राज्य पे देखो कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है, यानी उनके यहाँ वित्त की कमी होती जा रही है। फिर जो वित्त जनरेट हो रहा है वो तो ब्याज भरने में ही निकल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह के जो कि मुद्दे हैं राज्यों के लिए फाइनेंस को लेकर। और साथ ही देखो एक प्रमुख मुद्दा था जो अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लोक लुभावनवाद, यानी राजनीति करने के कारण भी जो कि देखो राज्यों का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। जैसे बोला जा रहा है कि जब भी चुनाव आएगा तो क्या घोषणा हो जाएगी कि हम किसानों के सारे ऋण माफ़ कर देंगे। इस तरह की जो घोषणा होती है इससे भी देखो जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनको अपने वादे पूरा करना होता है। तो इसके लिए देखो किसानों के हज़ार करोड़ के जो ऋण होते हैं वो माफ़ी करना होता है। इसका एक देखो दीर्घकालिक सोल्यूशन निकालने के बजाय ऐसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो निकालते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे देखो राज्य के फाइनेंस पे ही बर्डन पड़ता है। तो एक ये भी कारण है। साथ ही देखो जो आपका विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम कंपनियां हैं इसकी देखो हालत ख़राब है। इसमें ये जो कि आपका डिस्कॉम कंपनियां जितनी है ये सभी देखो कर्ज में डूबी हुई हैं। तो गवर्नमेंट राज्य सरकार जो इसको देखो कर्ज से निकालने के लिए बार बार इसमें पैसा लगाती रहती है, लेकिन ये कर्ज से उबर नहीं पा रहा है। देखो यहाँ बोला है कि इस प्रकार देखो डिस्कॉम की निरंतर घाटे में रहने की स्थिति की और बकाया ऋण में वृद्धि राज्यों की वित्त व्यवस्था के लिए प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करती है। तो ये भी एक मुद्दा है आपका डिस्कॉम का लगातार घाटे में रहना। साथ ही देखो बोला है जो आपका जीएसटी है उसकी क्षतिपूर्ति में गिरावट। जैसे देखो जब जीएसटी आया था तो केंद्र सरकार ने बोला था अगर हम जीएसटी इम्प्लीमेंट करें, अगर इसके बाद जितना आपको टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता था, अगर टैक्स रेवेन्यू उतना नहीं प्राप्त होता जीएसटी के पहले, तो जो भी टैक्स की घाटा होती है वो जीएसटी के बाद जो कि केंद्र सरकार जो कि आपको वो टैक्स घाटा पूरा करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि आपको वो टैक्स कलेक्ट करके जो कि आपको देगी जो भी आपका जीएसटी से घाटा होता है जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद, राइट। तो इसके लिए देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेस भी लगाया था कि इस सेस से जो कि जो पैसा कलेक्ट होगा वो जो कि राज्यों में वितरण होगा। तो देखो यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा चार्ट बताया जा रहा है। तो देखो जो ब्लू वाला पॉइंट है वो सेस कलेक्शन है, अब जो येलो वाला पॉइंट है वो कंपनसेशन रिक्वायरमेंट, जितना कंपनसेशन मतलब जीएसटी के बाद और राज्यों को चाहिए कंपनसेशन उसकी बात कर रहा है। तो 2017-18 में देखो सेस अच्छा कलेक्ट हुआ, कंपनसेशन रिक्वायरमेंट बहुत उससे कम था, सेस ज़्यादा कलेक्ट हुआ। 2018-19 में भी यही स्थिति थी, लेकिन 2019-20 और 2020-21 में ये चीज़ें उल्टी हो जाती है, यानी जो हमको सेस कलेक्शन करना था वो कम हो गया और राज्यों की जो टैक्स की मांग थी वो ज़्यादा बढ़ गई। फिर यहाँ पर भी देखो राज्यों की टैक्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा हो गई और सेस भी बहुत कम कलेक्ट हुआ। तो इससे देखो राज्यों को जो टैक्स की पूर्ति करनी थी, क्षतिपूर्ति करनी थी वो नहीं कर पाया केंद्र सरकार। इसकी वजह से देखो राज्यों पे वित्त का जो कि संकट मंडरा रहा है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि इस वजह से देखोगे तो राज्यों में जो कि वित्त के मुद्दे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो बोला जा रहा है यहाँ पे कि राज्य वित्त में सुधार करने हेतु उठाए गए कुछ कदम, क्या क्या कदम उठाए गए जिससे राज्यों में वित्त में सुधार हो सके, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका सुधार करने के लिए जो कदम उठाया गया है उसमें बोला जा रहा है जो आपके केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो ऋण लेने की क्षमता है राज्यों की उसको बढ़ा दिया है। पहले क्या था कि जितना उनका स्टेट का जीडीपी था उसका 3% तक ऋण ले सकते थे, अब इसको बढ़ा के 5% तक कर दिया गया है, यानी कि वो अब और अधिक जो कि ऋण ले सकते हैं। साथ ही देखो आरबीआई ने भी देखो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उन्होंने भी कुछ उपाय किया है, राज्यों के लिए जो ओवरड्राफ्ट है उसकी सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। मतलब कि अब जो एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट पहले 36 दिन के अंदर कंप्लीट करना था, अब उसको बढ़ा के 50 दिन कर दिया है। ओवरड्राफ्ट आप समझते हो क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मतलब समझो ऐसे एक बैंक के अकाउंट का टाइप होता है, जैसे करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरह देखो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। अब ओवरड्राफ्ट अकाउंट में क्या होता है, मान लो कोई राज्य है यूपी, राइट,
यूपी एक राज्य है, अब इसके मान लो अकाउंट इसका पूरा खाली हो गया है, जीरो, जैसे लेन देन हो रहा है, इसको कहीं ज़रूरत पड़ा, इसने 500 करोड़ दे दिया, फिर इसके पास फिर 1,000 करोड़ आ गया, तो इस तरह का चलता रहता है। लेकिन एक टाइम मान लो कहीं कहीं किसी ने चेक बचाने, यूपी गवर्नमेंट ने किसी को चेक दिया एक मान के चलो 50 करोड़ का, अब वो गया बैंक में चेक लेने के लिए, चेक लेकर गया बैंक में, पर पता चला कि जब ये यूपी गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है, अप डाउन इसमें चल रहा है, कहीं दे रहा है, कहीं इसमें आ रहा है राजस्व के तौर पे, तो जब वो चेक बचाने गया तो वहाँ पे बैलेंस इसका यूपी गवर्नमेंट का जीरो बताया। तो अब इसके निदान के लिए क्या होता है, अब ये चेक बाउंस ना हो जाए, इसके लिए, इसके निदान के लिए क्या होता है, जो बैंक होता है वो कुछ लोगों को जिन पे जो कि विश्वास वगैरह होता है, उनको देखो ओवरड्राफ्ट अकाउंट उनका बनाती है। इसका कहने होता है कि बैंक क्या करती है, आप एक कुछ धनराशि, जैसे मान के चलो 100 करोड़ रुपए, यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ, मान लो ये यूपी गवर्नमेंट है, ये बैंक है, राइट। अब ये मान लो कोई एक पब्लिक है, ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट का बैंक में अकाउंट अगर जीरो होता है, इस कंडीशन में ओवरड्राफ्ट अकाउंट काम करता है। क्या करेगा बैंक, जो कि यूपी गवर्नमेंट को एक 100 करोड़ मान के चलो, जिसमें मैं एक एग्जांपल बताऊँ, 100 करोड़ की एक अतिरिक्त राशि जो कि बैंक अपना पैसा जो कि यूपी गवर्नमेंट के खाते में डालता है, मतलब रखे रहता है कि जब भी यूपी गवर्नमेंट का बैंक बैलेंस अगर जीरो होगा तो ये 100 करोड़ उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अब यहाँ पे आएगा कुछ लेने के लिए, तो वो 100 करोड़ रुपये उसको, 100 करोड़ रुपये में से जितने भी इसको जरूरत है वो दे दिया जाएगा, अगर भले ही यूपी गवर्नमेंट का उस समय जो कि बैलेंस देखोगे जीरो रहेगा तब भी। तब ये जो कि 100 करोड़ का प्रावधान था, तो इसको जो कि पहले क्या था, जो ये 100 करोड़ में एक नॉर्मल आंकड़ा ले रहा हूँ, 100 करोड़ निश्चित नहीं, कुछ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है, जैसा जैसा जो कि बैंक फैसिलिटी दे, ठीक है। तो पहले ये क्या था, पहले जो कि एक तिमाही में यानी 90 दिन का कोई इस तरह का टैक्स था, तो 36 दिन के भीतर जो कि इसको भरना था, तो लेकिन अब इसको बोल दिया गया इसको 50 दिन के अंदर इस कर्जे को भरना होगा। तो इस तरह से देखो आरबीआई द्वारा जो देखो कुछ राहत दी गई है। साथ ही देखो जो स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकारों को जो कि खर्च वगैरह करना होता है, इस टाइम तो देखो तो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इसमें देखो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अनुदान के रूप में राज्यों को लगभग 80,000 करोड़ रुपए जारी किया, यानी कि राज्यों को अपने पास से पैसा नहीं खर्च करना पड़ा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो इनका एक बड़ा जो कि वित्त का हिस्सा जो कि खर्च होता था। अब इसको देखो केंद्र सरकार जो कि राज्यों को सहयोग दे रही है, 80,000 करोड़ रुपए जो कि राज्यों को आवंटित किया है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। अब देखो ये तो हमने शॉर्ट टर्म की बात की। अब देखो लॉन्ग टर्म में देखो राज्य अपने फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट करे, इसके लिए देखो वे फॉरवर्ड के रूप में बताया जा रहा है। इसके लिए देखो जो 15वें वित्त आयोग थे उसकी अनुशंसाएं बताई थी, उसके कुछ अनुशंसाएं उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि जो FRBM एक्ट था आपका, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसको ठीक से इंप्लीमेंट करना है, यानी कहने का मतलब इसके द्वारा देखो जो राजकोषीय घाटा है और ऋण स्तर जो है उसको कम करना है, जो राजकोषीय घाटा है उसको धीरे धीरे करके कम करना है, और जो ऋण स्तर है उसको भी जो कि कम करना है। तो इस तरह के जो कि सुझाव दिए गए आपको 15वें वित्त आयोग द्वारा। साथ ही देखो और क्या सुझाव दिया गया कि जो अतिरिक्त बजट ऋण को पूर्ण रूप से प्रकट करना है, यानी जो आप बजट के अलावा जो भी और ऋण लेते हो, जैसे जितना बजट आपका फिक्स हो गया है, बजट में कुछ बातें हो गई कि इतने धनराशि का बजट है, लेकिन आपको इसको बजट की चीज़ों को पूरा करने के लिए अलग से ऋण लेना पड़ा है, तो जो आप ये अलग से ऋण ले रहे हो ना, इसको पूर्ण रूप से प्रकट कीजिए, इसको जो कि सामने प्रत्यक्ष रूप से रखिए, इसमें कुछ छुपाइए नहीं, और धीरे धीरे जो आप अतिरिक्त ऋण लिए हो इसको जो को भरना शुरू कीजिए। आप इसका नहीं कि इसको छोड़ दें, इसको इस ऋण को पूर्ण समयबद्ध रूप से इसको चुकाइए, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो भी जो कि आपका जो ऋण का जो आपका ऋण बर्डन है वो कम हुआ। फिर साथ ही देखो आयोग ने क्या बोला कि जो कर का आधार है उसको विस्तार करना चाहिए, यानी कि हमको टैक्स का बेस जो कि और बड़ा करना चाहिए, और लोगों को जो कि इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे जो लोग अभी तक जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, जैसे बहुत से दुकानदार हैं उन्होंने जीएसटी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उनको जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए, ताकि वो भी टैक्स वगैरह, अगर उनकी टैक्स इनकम जितनी फिक्स है 5 लाख या 7 लाख उससे ज़्यादा है, तो वो भी टैक्स जो कि भर सके। तो इस तरह से हमको जो टैक्स का आधार है उसको बढ़ाना चाहिए, और कर की दरों को सुव्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दर रख दे, एक फिक्स जैसे जीएसटी का दर है उसी आधार पर जो कि कर की दर को सुव्यवस्थित करना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है। साथ ही देखो कहा कि जो कर प्रशासन की क्षमता है, यानी जो टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसर हैं उनकी क्षमता को भी इंक्रीज करना चाहिए, उनको देखो टेक्नोलॉजी वगैरह का सब कुछ प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जिससे राज्यों का जो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें देखो वृद्धि हो सके। और साथ ही देखो कहा जा रहा है आपका यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में निवेश करना चाहिए, यानी जो राज्य है उनको देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो चीज़ें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि डेवलप करना चाहिए। इससे देखो क्या होगा, इससे देखो अंततः जो कि ये चीज़ें देखो राज्य को ही प्रॉफिट करेंगी, राज्य को लाभ देंगी, जिससे देखो राज्य का वित्त होगा वो बढ़ेगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। साथ ही देखो जो आपको कह रहा है यहाँ पे जो शेष और सरचार्ज है उसकी निर्भरता
कम करनी चाहिए। यानी जो देखो केंद्र सरकार अभी देखो सेस और सरचार्ज पे ज़्यादा निर्भर हो रही है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो बोला जाए इससे देखो जो राज्य का राजस्व है वो घट रहा है, शेयर जो कि घट रहा है टैक्स में, तो इसलिए बोला जाए कि जो उपकर और अधिभार है उसकी निर्भरता कम करनी चाहिए। साथ ही जो आपका जीएसटी का क्षतिपूर्ति है उसको जल्द से जल्द जो कि राज्यों को देना चाहिए, ताकि राज्य सरकार अपनी जो कि वित्त संबंधी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द कर सके। तो ये हमने पहला आर्टिकल आपका देखा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, तो हमारा टॉपिक क्या रहा है, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण। तो इसमें देखो ये क्यों न्यूज़ में था, पहले ये समझ लो कि अभी देखो जो आरबीआई है उसने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ जो सरप्लस था वो जो कि ट्रांसफ़र किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तब देखो यहाँ पे चार्ट के थ्रू बताया जा रहा है कि आरबीआई की इनकम कहाँ से आती है और आरबीआई कहाँ कहाँ खर्च करता है। तो इनकम देखो वही समझ लो जैसे जो आपका एलएएफ है, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, यानी इस पर जो देखो जो ब्याज वगैरह मिलते रहता है बैंकों से आरबीआई को, ब्याज वगैरह मिलता रहता है रेपो रेट वगैरह पे, इस सब पे, तो इन सब पे जो ब्याज मिलता है उससे देखो आरबीआई की इनकम होती है, मोटा मोटा इनकम यहीं से होती है। फिर साथ ही देखो जो विदेशी स्रोत है उसमें देखो जो विदेशी मुद्रा जमा राशि होती है उस पर जो ब्याज मिलती है, और जो लेन देन संबंधी जो ब्याज होता है विदेशी मुद्रा को, उससे जो पैसा वगैरह मिलता है तो उससे भी देखो आरबीआई के पास पैसे वगैरह इनकम होती रहती है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। और साथ ही देखो अब एक्सपेंडिचर यानी आरबीआई की खर्च कहाँ होता है, तो देखो जो नोट होता है उसके प्रिंट में 12% खर्च हो जाता है, जो आरबीआई के एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी देने में 10% खर्च हो जाता है, और साथ ही जो एजेंसी चार्ज वगैरह जो कहीं कहीं लगता रहता है तो वहाँ पे जो कि 15% जो कि आरबीआई के या कमीशन बैंक को जो जाता रहता है वहाँ पे 15% खर्च हो जाता है अमाउंट का। लेकिन आप देखो जो इसका 63% अमाउंट है वो आपका कंटिजेंसी फंड और एडीएफ, यानी कि आपका एडीएफ का कहने का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट फंड है। कौन सा डेवलपमेंट फंड है वो मैं भी भूल गया, अभी नीचे देखेंगे, ठीक है। यानी ये जो आपका सीएफ और एडीएफ है ना, ये जो ऐसे एरिया है जहाँ पे आरबीआई जो पैसे जो कि सेव करके रखती है कि कभी अगर इकोनॉमी में हमारा वोलेटाइल आया, इकोनॉमी डिस्ट्रेस में गया या मंदी बहुत ज़्यादा आ गई, तो वहाँ पर जो कि इस पैसे का खर्च करेगा आर्थिक प्रगति के लिए, राइट। तो इसके लिए जो कि ये पैसा जो कि आरबीआई रिजर्व रखती है और इसी पैसे को जो कि आरबीआई जो कि ट्रांसफर भी करती है केंद्र सरकार को। तो ये आपको समझ में आ गया, कंटीजेंसी फंड और एडिक्वेसी डेवलपमेंट फंड, हाँ देखो याद भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना टोटल खर्च का 63% है, ये आपको समझ में आ गया। अब जो थोड़ा सा चलते हैं क्या प्रावधान है, प्रोसेस है कैसे। एक देखो यहाँ पे एक मोटा मोटा बताया जा रहा है कि आरबीआई बैंक का कुल व्यय उसकी कुल निवल ब्याज आय का केवल 1/7वां हिस्सा है जिससे अधिशेष सृजित होता है। मान के चलो अगर आरबीआई 700 रुपये इनकम करता है एक महीने में तो उसका खर्च कितना होता है 100 रुपये, यानी कि 1/7वां हिस्सा ही खर्च करता है, बाकी इनकम कितना हो गया टोटल 600, जो कि इसको नेट प्रॉफिट होता है आरबीआई को। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है मोटा मोटा। तो ये आप वो भले अगर चार्ट ना याद रहे तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि 1/7वां हिस्सा जो कि आरबीआई का खर्च होता है। अब देखो ये जो आरबीआई जो कि धनराशि सरकार को अधिशेष एक सेकेंड, जो सरप्लस होता है, अधिशेष थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ, जो सरप्लस राशि होता है वो कैसे गवर्नमेंट को जो कि ट्रांसफ़र करती है वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बताया कि आरबीआई को देखो आयकर का भुगतान नहीं करना होता है, वो आयकर से इनकम टैक्स से फ्री होती है। और साथ ही देखो बोला जा रहा है इसलिए जो बचा हुआ धनराशि होता है वो जो कि आराम से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है। साथ ही देखो इसका जो मुख्य प्रावधान वो कहाँ पर है, आपका आरबीआई एक्ट 1934 के जो धारा 47 है उसमें बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिशेष को जो कि केंद्र सरकार को अंतरित करेगी। तो इस तरह का प्रावधान आपका आरबीआई एक्ट 1934 में पहले से ही किया गया है। अब देखो कहा जा रहा है कि ये जो अधिशेष है, कितना अधिशेष जो कि हमको ट्रांसफ़र करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई द्वारा, तो इसके लिए देखो समय समय पर जो देखो विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं। जैसे बताया जाए कि 1997 में वी सुब्रमण्यम कमेटी, 2004 में उषा थोराट कमेटी, वर्ष 2013 में YH मालेगाम कमेटी, वर्ष 2018 में विमल चालान कमेटी। तो ये कुछ कमेटी के नाम है, इसको आप जरूर नोट करिएगा अपने नोट्स में कि ये जो कुछ कमेटियाँ हैं जो कि समय समय पर बताएगी कितना आरबीआई को ट्रांसफ़र करना चाहिए केंद्र सरकार को जो भी उनका सरप्लस है, राइट। अब देखो इसके बारे में देखो जो आपका विमल चालान कमेटी आया था ना, इसने देखो एक तरीका निकाला। इन्होंने बताया कि एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है। इसके तहत देखो इन्होंने बोला कि जो आपका कंटीजेंसी फंड है उसमें देखो आरबीआई केवल टोटल जितना उसके पास अमाउंट है उसका 6 से 5.5% अमाउंट ही रखेगा कंटीजेंसी फंड में। और जो आपका एडिक्वेसी डेवलपमेंट फंड था उसमें देखो 20 से 24% ही जो कि अमाउंट आरबीआई रख सकता है, बाकी जितने पैसा बचेगा जो भी शेष बचेगा वो सभी जो कि किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कि ट्रांसफ़र कर देगा। तो यानी कि टोटल देखोगे आप कितना आरबीआई पैसा अपने पास रख रहा है, 30% के आसपास अमाउंट रखेगा।
और जो खर्च हुआ, जो खर्च होने के बाद जो बचता है उसका 30% रखेगा इमरजेंसी केस के लिए, अगर कोई इमरजेंसी केस वोलाटाइल आ गया तो उसमें निवेश करने के लिए। अब बाकी सारा पैसा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई दे देगा। तो इस तरह का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया गया। आपसे प्रीलिम्स से पूछ सकता है सीधा सीधा कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क किसकी कमेटी के द्वारा जो कि संशोधित किया गया था, तो विमल जालान समिति के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान था, यही जो आपका कंटीजेंसी फंड है और एडिक्वेसी डेवलपमेंट फंड है उसको जो कि इस तरह का रखना था कि 20 से 24% और 6.5 से 5.5% तक ही हमको रिजर्व करना चाहिए, बाकी पैसे को जो कि गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए, राइट। अब बोला जाए कि ये जो आरबीआई है, आरबीआई का अधिशेष तेजी से क्यों बढ़ा है, तो उसके देखो कुछ कारण बताए जा रहे हैं। जैसे बोला जाए जो आपका प्रोविजनिंग अमाउंट है इसमें कमी के कारण देखो कम खर्च हुआ, जिसकी वजह से जो इनका अधिशेष था वो बढ़ गया। अभी देखो लॉकडाउन चल रहा था 2 साल से, राइट, तो कुछ इसके जो ऑफिसर वगैरह है उतना काम धाम था नहीं, लोगों का आना जाना बहुत कम था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ये वो 3 से 5, और बाकी जो देख लो आप कि जैसे कि अभी सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो इस वजह से भी देखो जो आरबीआई का खर्च है वो कम हो गया है, राइट। तो आरबीआई का खर्च कम हो गया इसलिए यहाँ पे सरप्लस बढ़ता जा रहा है। फिर साथ ही देखो जो आपको कंटीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि थी उसको भी 5.5% तक का जो कि न्यूनतम बफर बना दिया गया है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे भी जो अमाउंट जो देखो आरबीआई के पास बच जा रहा है जो कि सरप्लस के रूप में काम आ रहा है, राइट। अब इसी की तरह देखो एक तरह से और बोला जा रहा है कि अभी देखो कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी हमारे यहाँ वृद्धि हुई है, तो इससे भी देखो आरबीआई के पास जो कि सरप्लस हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही आप देखो आपका एक नया चीज़ निकला है, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन, यानी जिसको क्या बोला जा रहा है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये देखो कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र को ऋण दिया जाता है इसके तहत जिसके लिए देखो बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिनको लोन दिया जाता है जो कि बैंकों द्वारा जो कि नकदों में जो कि इनको लोन दिया जाता है। तो ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जब लोन दिया जाता है तो इनसे देखो एक फिक्स ब्याज भी लिया जाता है। तो इससे देखो जो आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को पैसा देगा तभी तो बैंक जो कि इन लोगों को जो कि पैसा जो कि अमाउंट वगैरह या नकदी दे पाएंगे, राइट। तो इससे देखो आरबीआई को जो देखो ब्याज जो कि ज़्यादा मिलने लगा है। अब तो आरबीआई को ब्याज ज़्यादा मिलने लगा तो इसकी वजह से भी तो आरबीआई के पास पैसे सरप्लस होने लगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ समझा कि कैसे क्यों जो कि आरबीआई के सरप्लस इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट देखे। अब देखो यहाँ पे मेन मुद्दा आता है कि सरकार को अधिशेष अंतरित करने के पक्ष में तर्क हम देखेंगे और विपक्ष में तर्क देखेंगे, मतलब कि सरकार को ये अधिशेष देना चाहिए, आरबीआई को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस दोनों के पक्ष में जो कि तर्क हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखो सरकार को ये अधिशेष देना चाहिए, इसके पक्ष में क्या क्या तर्क आ रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है पहला पॉइंट कि अगर आरबीआई जो है कि सरकार को सरप्लस देगी तो इससे क्या होगा, जो सरकार का राजकोषीय घाटा है वो नियंत्रित होगा, यानी जो सरकार का घाटा बढ़ जा रहा है उसको जो कि कम करने में जो कि राहत मिलेगी गवर्नमेंट को। साथ ही देखो जो ब्याज दर है वो जो कि अपेक्षाकृत कम रखा जा सकता है, यानी कि सरकार जो कि ज़्यादा ब्याज दर नहीं रखेगी। इससे क्या होगा, जो निजी कंपनियां हैं वो बाजार से धन इकट्ठा करेंगी और बाजार में फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगी, तो बाजार में जो देखो रोजगार वगैरह आएगा और आर्थिक प्रगति भी होगी। तो इस वजह से देखो आरबीआई को जो कि सरप्लस ट्रांसफर करना चाहिए, वही यानी यहाँ पे वही बात करें कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए और जो राजस्व संबंधी जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए भी जो कि सरप्लस अगर आरबीआई देगा तभी जो कि राज्य जो सरकार है वो जो कि उसको पूरा कर पाएगा। फिर साथ ही देखो जो वैश्विक मानदंड है वो भी कहती हैं, अभी देखो आरबीआई देखो जितना उसका टोटल रेवेन्यू है ना उसका 26% रिजर्व में रखती है वही इमरजेंसी केस वगैरह के लिए, लेकिन जो वैश्विक औसत है वो देखोगे वो कितना 16%, यानी कि अभी भी 10% और जो कि पैसे जो कि आरबीआई दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वैश्विक मानदंड के अनुसार हम लोग चले तो, ठीक है। तो इस तरह की बात किया जा रहा है कि इस वजह से जो कि आरबीआई दे सकता है। अब देखो इसके विरुद्ध में तर्क दिए जा रहे हैं कि नहीं देना चाहिए आरबीआई को, क्यों नहीं देना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरबीआई के पास पर्याप्त आकस्मिक निधि उपलब्ध होनी चाहिए, यानी जो आपका कंटीजेंसी फंड है वो पर्याप्त होनी चाहिए। कल वोलेटाइल वाली स्थिति आई तो आरबीआई जो कि उससे निपट सके और हमारे देश में देखो आर्थिक मंदी का शिकार ना हो पाए, तो इसके लिए होना चाहिए। फिर साथ ही देखो बताया जा रहा है जो आरबीआई है उसकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। देखो अगर आरबीआई जो कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, राइट, तो कल को अगर मंदी वगैरह सिचुएशन ऐसा कुछ आया तो क्या करेगा, आरबीआई को जो कि सरकार पे निर्भर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे निर्भर होना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब उसको पैसा देगी तब जाके जो कि वो मंदी से निपटने वाला काम कर पाएगी। तो इससे क्या होगा, आरबीआई का गवर्नमेंट पे निर्भरता बढ़ेगी, यानी आरबीआई गवर्नमेंट के हाथों में आ जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट जिस तरह से काम करेगी, जिस तरह से करना चाहेगी उस तरह से जो कि आरबीआई से काम करवाएगी, यानी जो आरबीआई की स्वायत्तता है वो खतरे में आ सकती है। इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर साथ ही देखो
अगर आरबीआई की विश्वसनीयता इससे प्रभावित होगी तो जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है ना हमारे देश में वो भी इससे प्रभावित होने लगेगी। तो इस वजह से बोला जाए कि नहीं देना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष दोनों में हमने तर्क देखा। अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष की बात की जाएगी कि कोविड-19 संकट ने विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था में ऋण संधारिता के समक्ष व्यापक बड़ी चुनौती प्रस्तुत किया है। अभी जो आपका कोरोना वायरस आया था इससे देखो जो विकसित देश है, जो विकासशील देश है, वहाँ पे देखो ऋण संधारिता यानी ऋण का सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती आ रही है। इसमें क्यों? क्योंकि देखो राजकोषीय घाटाएं बढ़ रहे हैं, जो विनिवेश की स्थिति देखा जा रहा है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जा रहा है, ये सब चुनौतियां हैं। और जो जीएसटी में देखो गिरावट आ रही है यानी टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इससे जो राज्य का घाटा है वो बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा किए गए अधिशेष के अंतरण से आघातों को सहन करने में कुछ सहायता प्राप्त होगी। यानी जो अभी राज्य सरकारों को जो घाटा है उसको देखो ये जो आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर किया है इससे देखो थोड़ा बहुत जो कि गवर्नमेंट को राहत मिलेगा। तो यहाँ पे यही सब बातें की जा रही है। चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा? भारत में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तब देखो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है काफ़ी अच्छा कि देखो 2008 में देखोगे हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कभी लगभग 5% के आसपास थी, जो बढ़ के 2020 में कितनी हो गई है? 7.1% के आसपास। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की बेरोजगारी दर 7.11% हो चुकी है। यानी कि अब तक की जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर में वृद्धि हमको देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारक है। तो जैसे पहले देखो बताया कि जनसंख्या में वृद्धि। अब हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, संसाधन अत्यधिक है नहीं, और रोजगार भी लगभग उसी अनुसार देखोगे तो लिमिटेड है। और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इस वजह से जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेज़ी से जो कि रोजगार हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है यहाँ पे व्यावसायिक कौशल की कमी या कार्यशील जनसंख्या में साक्षरता का निम्न स्तर, ये भी एक कारक है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी आवश्यकता से अधिक लोग जो कि कृषि में काम कर रहे हैं। वस्त्र चमड़ा जैसे श्रम गहन क्षेत्र को पर अपेक्षाकृत कम ध्यान, यानी ऐसे देखो वस्त्र क्षेत्र ऐसे, चमड़ा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, पर इस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी रोजगार हमको देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही देखो आर्थिक मंदी की बात कहा जा रहा है। जैसे देखो अभी यूएस चाइना ट्रेड वार चला था, अभी कोविड-19 महामारी के दौरान भी आर्थिक मंदी काफ़ी तेज़ी हो गई है, तो इस कारण भी देखो रोजगार के अवसर ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। फिर देखो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है उसमें देखो कम उसका विकास हो पाया है, जिससे देखो आपका जो विनिर्माण वाले क्षेत्र है उसमें कम निवेश किया जा रहा है, इस वजह से भी देखो रोजगार वगैरह उतने अवसर नहीं खुल रहे हैं। फिर साथ ही देखो एवरग्रीन भारत के विशेष विषय में देखोगे एवरग्रीन टॉपिक क्या है? पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड जो महिलाओं को रोजगार पाने अथवा उसे जारी रखने के लिए हतोत्साहित करते हैं। तो ये कुछ अच्छा सा डायग्राम बना के जो कि काफ़ी अच्छा जो कि बताया गया कि क्या क्या कारक थे भारत में बेरोजगारी के, ये हमने समझा। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे कोविड-19 ने देखो वैश्विक महामारी ने भारत में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया, यानी कोविड-19 के कारण कैसे ये समस्या बढ़ी तो वो बताया जा रहा है। जिसको देखो बोला जाए कि अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रवृत्ति, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत में कुल श्रम बल का 90% से अधिक भाग जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, यानी जितने लोग जो कि काम करते हैं उसमें से 90% से अधिक लोग किस में काम करते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र, यानी छोटे छोटे जो फैक्ट्री होती है, कंपनियां होती है जहाँ पे 10-20 मजदूर ही होते हैं, वैसे क्षेत्र में, या फिर स्वयं का जैसे खुद का दुकान हो गया, तो इस तरह के क्षेत्र में देखो 90% से अधिक लोग जो कि काम करते हैं। तब बताया कि कोविड-19 के कारण इस क्षेत्र को देखो आधुनिकीकरण की जरूरत थी, अभी इन क्षेत्रों का धीरे धीरे आधुनिकीकरण करने की जरूरत थी और विभिन्न सुधार करने की जरूरत थी। तो लेकिन कोविड-19 के कारण क्या हुआ? तो ये सभी जो सुधार करने की आवश्यकता हो रही थी, जिसके कारण इसमें जो रोजगार वगैरह बढ़ सके, तो ये आवश्यकताएं हम पूर्ण नहीं कर पा रही, ये कठिन बना दिया है कोविड-19 ने, मतलब इसमें सुधार करने की आवश्यकता को, जिसके कारण देखोगे अब इसमें देखोगे 80% से अधिक लोग जो कि अपने जिनका जो कि रोजगार छिन गया है अनौपचारिक क्षेत्र में से भी, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र से भी जब देखो दुकान वगैरह बंद होंगी, राइट, तो यहाँ पे जो दुकानों पे लोग काम करते हैं वो भी उनका रोजगार चला गया, जिनका स्वयं का दुकान था वो भी काम नहीं करें तो उनका भी एक तरह से देखो रोजगार छिन गया। तो 80% से अधिक लोगों का रोजगार छिन गया अनौपचारिक क्षेत्र से कोविड-19 के कारण। फिर साथ ही देखो बताइए कि टेक्नोलॉजी के अनुकूलन का अभाव है, यानी कि हम लोग जो कि डिजिटल रूप से पृथक बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जो स्थायी रूप से बंद हो गए हैं और इससे संबंधित जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, यानी जो आज देखो डिजिटल का ज़माना है और जो व्यवसाय जो कि डिजिटल से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए वो जो देखो बहुत से ऐसे व्यवसाय जो कि बंद होने की स्थिति पर आ गए हैं और इस पर जो भी लोग निर्भर थे उनकी भी रोजगार चली गई है। फिर देखो साथ ही कहा जाए कि आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाएं, यानी कि इसमें देखो जैसे औषध, मोटर वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के संबंध में अगले वर्ष की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त नहीं है, जिससे रोजगार देने की गतिविधियाँ बाधित हुई। यानी ये सब जो क्षेत्र आपका इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन, औषध के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को अभी इन क्षेत्रों में लग नहीं रहा, इन क्षेत्रों को लग नहीं रहा है
कि अगले साल इसमें वृद्धि होगी, क्या होगी, इस वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे देखो रोजगार की जो भर्ती वगैरह होती है वो नहीं खुल रही है। इस वजह से भी देखो बेरोजगारी की चीज़ें दिख रही है। और देखो एमएसएमई में भी कर्मचारियों की छटनी चालू है, जारी है कोविड-19 के दौरान। इसी वजह से भी देखो बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ी हुई दिख रही है। फिर साथ ही कहा जाए कि महिलाओं की रोजगार पर वापसी करने संबंधी विकल्पों का अभाव, यानी देखो अब बताया जा रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं कि कोविड-19 के द्वारा क्या हुआ है कि जो कई छोटे व्यवसाय थे ना वो बंद हो गए हैं, राइट। यहाँ पे इन कई छोटे व्यवसायों पर जो कि महिलाएं काम भी करती थी, अब लेकिन कोविड-19 के दौरान क्या हो गया, महिलाओं का जो देखो घरेलू जिम्मेदारी वो बढ़ गया। अब इसके दौरान देखोगे कोविड-19 के दौरान लगभग 47% महिलाओं ने जो कि अपनी नौकरी को गंवाना पड़ गया, उनकी नौकरी चली गई। लेकिन 2020 के अंत में, यानी जब लॉकडाउन खुला, तो भी जो कि महिलाएं अपनी जॉब पे वापस नहीं जा सकी कई कारणों की वजह से। तो इस वजह से बताया जाए कि महिलाएं का रोजगार भी देखो लगभग 47% के आसपास रोजगार इनका चला गया। तो महिलाएं भी काफ़ी जो कि बेरोजगार हो चुकी हैं। फिर देखो वही कहा, कृषि में प्रचंड बेरोजगारी और भी बढ़ गई है कोविड-19 के कारण। यानी देखो जितने प्रवासी लोग थे गांव से गए थे शहरों में काम करने के लिए, अब शहरों में फैक्ट्रियाँ बंद है तो वो वापस गांव पे आ गए। तो यानी जो गांव में यानी कृषि काम ही होता है, तो कृषि काम पे लोगों की जो कि निर्भरता और बढ़ती चली जा रही है। यानी कृषि प्रचंड बेरोजगारी में वृद्धि हमको देखने को मिली है कोविड-19 के कारण। फिर साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय प्रवासियों के रोजगार की क्षति, यानी देखो बोला जाए कि वैश्विक महामारी के दौरान तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के कमज़ोर हो जाने के परिणाम स्वरूप जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, कतर तथा बहरीन जैसे मध्य पूर्व के देशों से 5 लाख भारतीय प्रवासी अपनी नौकरी गंवाकर स्वदेश लौटा। यानी जो मध्य पूर्व देश में, खाड़ी देशों में जो लोग काम करते थे भारतीय, वो वापस अपने देश में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण जो देखो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, तेल से मांग जनित जो अर्थव्यवस्था थी वो सभी जो कि ठप पड़ चुकी थी। तो इस वजह से लगभग देखो 5 लाख ये बर्डन हमारी बेरोजगारी का और बढ़ गया। फिर अब देखो इसके क्या प्रभाव होंगे, बढ़ती बेरोजगारी के निहितार्थ यानी क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो कुछ खरीदेंगे नहीं। तो इससे देखो जो आर्थिक मांग है उसमें कमी हमको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे बताया जाए कि 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.3% का संकुचन, यानी कि गिरावट देखने को मिल रहा है। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है कि यहाँ पे निर्धनता के स्तर में वृद्धि होगी। ऑब्वियस ही बात है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार नहीं है तो निर्धनता में ही तो वृद्धि होगी। आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि देखने को हमको मिल सकती है। जैसे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका घरेलू हिंसा में काफ़ी ज़्यादा जो कि कोविड-19 के समय हमको वृद्धि देखने को मिली है। और साथ ही देखो बाल उत्पीड़न, LGBTQ जो कम्युनिटी थे उनमें भी देखो उत्पीड़न देखने को मिली है। बुजुर्ग तथा अत्यधिक निर्धन लोग जो कि इसके खिलाफ काफ़ी जो कि मतलब ये जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर अत्यधिक निर्धन लोग हैं, ये देखो हिंसा की ओर धकेले गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि इनके साथ हिंसा देखने को मिली है लोगों के मानसिक तनाव के कारण। अब देखो जैसे एक डेटा बताया जा रहा है कि भारत में दर्ज किए गए घरेलू हिंसा, जितने घरेलू हिंसा थे उन सभी में जो आपका घरेलू हिंसा है वो कुल मामलों में 14.3% है। अगर मान लो 100 केस ऐसे हुए होंगे जो हिंसा के हुए होंगे कोविड-19 के समय में, तो उसमें से देखो जो घरेलू हिंसा है वो 14% का रेशियो है, यानी 100 में से 14 केसेस जो कि घरेलू हिंसा के थे। तो ये बताया जा रहा है कि अब तक ये पिछले 10 वर्ष में उच्चतम स्तर रहा है घरेलू हिंसा का, यानी कि घरेलू हिंसा के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है कि आपका वित्तीय धोखाधड़ी की भी देखी गई, क्योंकि देखो अभी सब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो बहुत से लोग जो कि फ्रॉड वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये इसमें भी वृद्धि देखने को मिली। फिर साथ ही देखो जो जनसांख्यिकी क्षमता है उसकी क्षति हुई है। देखो अब बोला जाए कि भारत में 16 से 64 आयु वर्ग के लोग 50% से ज़्यादा है, यानी हमको जो कि इसका लाभ लेना चाहिए, यानी भारत में कामगार करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो हमको इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए, लेकिन रोजगार है नहीं। तो ये जो जनसांख्यिकी लाभांश है ये अब देखो जनसांख्यिकी क्षति के रूप में परिवर्तित हो गई, यानी हम इनको अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये जो कि हमारे ऊपर ही बर्डन, यानी गवर्नमेंट के ऊपर ही बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही अब इनको खिलाना पिलाना है, अगर रोजगार नहीं है तो, है ना। तो इस तरह की बात बोला जा रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश भी हम नहीं ले पा रहे हैं। फिर साथ ही देखो पोषण संबंधी कमी, अब बेरोजगार है, आपके पास पैसा नहीं है, गरीब है, तो आप पोषण युक्त भोजन नहीं कर पाए, इससे क्या होगा, देखो विभिन्न बीमारियां वगैरह भी जन्म लेंगे। फिर से इसका बर्डन किस पे पड़ेगा, गवर्नमेंट पे ही पड़ेगा। फिर देखो लैंगिक अंतराल में भी वृद्धि देखने को मिलता है आपका बेरोजगारी से। जैसे बताया जाए कि महिलाओं की श्रम बाजार में कम हो रही भागीदारी, महिलाओं की भी चटनी काफ़ी ज़्यादा हुई है रोजगार से, तो इससे क्या हो रहा है, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, इसके कारण देखो व्यापक लैंगिक अंतराल में वृद्धि देखने को हमको मिल रही है। फिर साथ ही देखो बोला जाए कि इनइक्वलिटी भी बढ़ रही है कोविड-19 के दौरान। बोला जाए कि जैसे देखो कहा जाए कि 2009 से अब तक देखोगे जितने अरबपति थे उनकी संपत्ति लगभग 90% तक बढ़ चुकी है, यानी दोगुनी हो चुकी है। तो यानी ये जो कोविड-19 है ये भी देखो कहीं ना कहीं इनमें ये जो कि असमानता में वृद्धि कर रहा है।
तो अब देखते हैं जो आपका कोविड-19 के समय जो बेरोजगारी बढ़ा है उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है कि देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, आय संबंधी सहायता के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया जो कि जीडीपी का आपका लगभग 10% था, जो कि कितना था 20 ट्रिलियन रुपए की घोषणा की गई थी। यानी इस रुपए के जरिए जो कि जितने लोगों को आर्थिक सहायता चाहिए उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा। साथ ही देखो आय संबंधी सहायता के लिए महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक प्रति महीने 500 रुपये प्रदान किए गए ताकि वो जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। और साथ ही देखो जो एमजी नरेगा था, मनरेगा में जो मनरेगा का जो आवंटन था उसको बढ़ाकर उसमें देखो 40,000 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा के थ्रू रोजगार मिल सके। फिर देखो जो प्रवासी जो वापस आए थे उनको उनमें देखो रोजगार बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया चयनित राज्यों में, जहाँ के जिले जो कि अधिक जो कि सुविधा थे यानी वल्नरेबल थे, जहाँ के जिलों में अधिक से अधिक जो कि प्रवासी लोग आए थे उनके लिए, ठीक है, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। फिर साथ देखो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना भी चलाया गया जिसमें बेरोजगारी भत्ते का औसत वेतन के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। यानी जितने लोग बेरोजगार हैं उनको जो वेतन जो भत्ते मिलते थे बेरोजगार के उसमें देखो 25% से बढ़ाकर उसको 50% तक कर दिया गया, यानी उनको अधिक अब भत्ते दिए जाने लगे। और साथ ही देखो जो राज्यों द्वारा भी राज्य जो सरकारें थी वो भी देखो कुछ राहत उपाय घोषित किए थे। जैसे बिहार ने घोषित किया था, तमिलनाडु ने, केरल ने। जैसे तमिलनाडु ने क्या किया था कि प्रति राशन कार्ड 4,000 रुपये वितरित करने की घोषणा की थी। यानी जिनके पास राशन कार्ड है उनको 4,000 रुपये हम लोग देंगे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान। साथ ही देखो केरल ने भी क्या किया था, निःशुल्क फूड किट की घोषणा की थी। यानी एक पूरा मतलब जैसे संतुलित आहार वाला भोजन टाइप का जो भोजन फूड वगैरह होता है वो जो कि सबको वितरित करने की बात की गई थी। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑनलाइन सार्वजनिक रोजगार सेवाएं भी चलाई जा रही थी ताकि लोगों को ऑनलाइन जो कि रोजगार के समय में जानकारी दी जा सके, उनको प्रशिक्षण दिया जा सके और उनका जो कि वीडियो प्रोफाइल वगैरह बनाया जा सके और वो घर से देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, जैसे कि वो घर से कार्य करने को प्रोत्साहित हो सके। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव उठाए गए थे। अब देखो वे फॉरवर्ड की बात कहा जा रहा है यहाँ पे आगे की राह। तो बोल रहा है कि हमको कोविड-19 से सीख मिली है, कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके लिए देखो हमको बेरोजगारी दूर करने के लिए 2 तरह के उपाय अपनाने चाहिए। पहला क्या बोला है, अल्पकालीन उपाय और साथ ही दीर्घकालीन उपाय, दोनों तरह के उपाय को अपनाना चाहिए। तो अल्पकालीन उपाय में देखो क्या बोला जा रहा है कि बेरोजगारी द्वारा उत्पन्न संकट का उन्मूलन। जैसे देखो बोला जा रहा है कि बेरोजगारी बीमा वस्तुतः बेरोजगारों तथा निर्धनों को पुनः लाभप्रद रूप से नियोजित होने आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक तरीका है, ठीक है। यानी बेरोजगारी बीमा जो कि हम लोग शुरू कर सकते हैं ताकि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको फिर से जो कि आर्थिक सहायता दिया जा सके। इससे बेरोजगार व्यक्तियों को निराश्रयता और खाना बदोशी में फंसने से रोका जा सकता है। फिर साथ ही देखो कहा जाए कि शहरी रोजगार प्रायोगिक कार्यक्रम, सर्वाधिक प्रभावित जिलों में एक शहरी रोजगार प्रायोगिक कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए जो संभवतः महिला कामगारों पर भी केंद्रित हो। यानी जो शहरों में जो लोग बेरोजगार हुए उन पे जो कि फोकस होते हुए उनके लिए जो कि काम जो कि शुरू करें। जिससे देखो बोला जाता था जब ये लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही थी, तो उसमें आर्टिकल आता था कि जो मनरेगा है उसको जो देखो शहरों में भी लागू करना चाहिए और शहरों में जो लोग बेरोजगार हुए वहाँ पे भी जो कि मनरेगा के थ्रू जो कि काम उनको देना चाहिए। फिर साथ ही देखो कहा जाए कि बड़े उद्यमों का संरक्षण करना। अब देखो कोविड-19 की वजह से देखो जो छोटे छोटे उद्यम है वो तो खत्म हो ही गए, लेकिन अगर बड़े उद्यम अगर दिवालिया हो गए तो इससे देखो बहुत सारे जो इस पर डिपेंडेंट जॉब है वो चली जाएगी। तो इसलिए बड़े उद्यमों का हमको जो कि संरक्षण करना चाहिए। अल्पकालिक उपाय ये होना चाहिए। दीर्घकालिक उपाय क्या होना चाहिए, तो बताया जाए कि जो घटती मांग पर ध्यान देना चाहिए तथा सुधार में तेजी लाना चाहिए। यानी जो आपका आर्थिक मांग है उसमें जो गिरावट आ गई है इसको प्रमोट करना चाहिए विभिन्न ब्याज दरों पर रियायत वगैरह दे के, ठीक है, अधिक से अधिक जो कि मार्केट में पैसा ला के। इस वजह से बोला जा रहा है कि जो मांग है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। फिर साथ ही देखो कहा जाए एक राष्ट्रीय रोजगार नीति की आवश्यकता है जिसके तहत देखो रोजगार भारत में जो रोजगार है उस पर पूरी पॉलिसी बने, कैसे जो कि रोजगार को हमको इम्प्रूव करना है, बढ़ावा देना है, कैसे प्रशिक्षण देना है, इस सब पे जो कि एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। फिर साथ ही देखो बोला जाए कि व्यापक रोजगार संबंधी डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता का दोहन करना चाहिए। कामगारों की पुनः कौशल और वर्धित कौशल, यानी जो कामगार हैं उनको फिर से जो कि अप स्किलिंग रीस्किलिंग उनका करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ प्रावधान वगैरह की बातें की जा रही है जिससे हम जो कि बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, लैंड बैंक। इसको देखो हम वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको देखो कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।